आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है आला शख्सियात पर कोरोना के वार, सियासतदानों के अनोखे अतवार, आवाम कैसे होगी खबरदार। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, वजीर आजम ने कब कब दी हिदायत, मसाइल हल होने के कितने हैं इम्कानात। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 7.5 साल, आवाम के बढ़ क्यों रहे हैं मसाइल। और फिर सोशल मीडिया के नए कवानीन, तनकीद का खौफ है या एहतसाब का डर, क्या कहता है पाकिस्तान का आइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक आज इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के हवाले से दो मुतजाद खबरें सामने आई। इब्तिदा में खबर आई कि अरशद मलिक गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज और वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर्स ने आज सुबह 10 बजे अरशद मलिक की मौत की तस्दीक करते हुए अहले खाना को आगाह कर दिया है। साबिक जज अरशद मलिक ने सोगवारान में बीवी और 4 बच्चे छोड़े हैं। जो दूसरी खबर मीडिया पर चलने वाली खबरों के बरक्स सामने आई, वो अरशद मलिक के बेटे का मौक़िफ़ था कि उनके वालिद की वफ़ात कोरोना वायरस से नहीं हुई, बल्कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो 3 हफ्तों से नमूनिया के लिए ज़ेरे इलाज थे। बारकैफ जज अरशद मलिक ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। अदालती फैसले के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज एक मुबैना ऑडियो वीडियो टेप सामने लाई, जिसके मुताबिक जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर यह सजा सुनाई। ताहम जज अरशद मलिक ने इसकी तरदीद करते हुए वीडियो को जाली करार दिया था। इस बुनियाद पर मरियम नवाज ने यह मुतालबा भी किया था कि चूंकि जज ने वीडियो में खुद एतराफ कर लिया है, लिहाजा नवाज शरीफ को सुनाई जाने वाली सजा को कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। बादअज़ा सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी किया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने 7 रुकनी इंतजामी कमेटी बनाई थी, जिसने इंक्वायरी रिपोर्ट में मिसकॉन्डक्ट साबित होने पर अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। अब कोरोना वायरस के बायस मुल्क की अहम शख्सियात इंतकाल कर रही हैं। जैसे आज जज अरशद मलिक दारे फानी से कूच कर गए हैं। गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ का इंतकाल हुआ। इसी तरह 4 MPAs इस वायरस का निशाना बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ के MPA मियाँ जमशेदुद्दीन, जमीयत उलमा इस्लाम के MPA फजल आगाज और उनकी अहलिया का इंतकाल भी कोरोना वायरस के बायस हुआ है। इसी तरह MPA शौकत मंजूर चीमा और सिंध काबीना के वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच की जान भी इस कातिल वायरस ने ले ली है। कोरोना वायरस से अब तक 150 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान से हाथ धो बैठा है। आज भी कोरोना ने तकरीबन 55 जानें ले ली हैं। इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में भी मुल्क में सियासत खूब गर्म है। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बयानात दागे जा रहे हैं, नफरतों का सामान है, सियासी झगड़े उरूज पर है, ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। बराह रास्त और टेलीफोनिक राब्तों में भी तेजी आ गई है। खुफिया और एलानिया मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। हुकूमत ऑपोजिशन को कोरोना वायरस फैलाने का मुर्तकिब करार दे रही है, जबकि ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया जा रहा है। वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं मरने दो। इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं, जबकि हुकूमत भी ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए भरपूर तैयारियों में है। जलसों और तहरीकों को नाकाम बनाने के लिए कई ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं। गिरफ्तारी और मुकदमात के जरिए ऑपोजिशन को नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि ऑपोजिशन भी हर ऑप्शन का जवाब देने के लिए तैयार है। चाहिए कि वो गैर जानबदार रहे और वो कोई ऐसा अमल ना करे जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है कोई हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जाए या तसादम की तरफ जाए। अगर ये गिरफ्तारियों की तरफ बढ़े 13 दिसंबर से पहले, तो उसके जो है वो रिपरकशंस बहुत जो है वो गहरे होंगे। अब ऑपोजिशन बज़ाहिर एक फाइनल राउंड खेलने जा रही है। इस फाइनल राउंड में ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, जरा इसका तज़किरा करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा की वफ़ात के बाद जाती उम्रा मुल्क की सियासत का अहम मरकज बना हुआ है। मुलाकातें हो रही हैं, कुर्बतों में इजाफा हो रहा है, शिकवे दूर हो रहे हैं, नई राहों की तलाश की जा रही है, हिदायत दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने जेल जाने से कबल मरियम नवाज को खुसूसी हिदायत दी हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात में चंद अहम फैसले भी सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक राय है। इसी तरह तवक्को की जा रही है कि अरकान पंजाब असम्बली 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी 4 मरतबा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। ये टेलीफोनिक राब्ता भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज साहिबा की शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो डिस्कशन हुई है उसमें कहा गया है शहबाज शरीफ साहब से कि हम 13 दिसंबर के जलसे में क्या इस्तीफों का ऐलान कर दें
उस पर शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ नागवारी का इजहार किया है। वो नहीं चाहते हैं कि इंतहाई इकदाम उठाया जाए, बल्कि कुछ वेट एंड सी की पॉलिसी पर गामजन दिखाई देते हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब तो इनकारी दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक ही सफ़े पर मौजूद हैं। वो ये चाहते हैं कि इंतहाई इकदाम उठाया जाए, जबकि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ चंद मामलात पर मुत्तफिक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि इंतहाई कदम लिया जाए, असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाए, ताकि हुकूमत बज़ाहिर जो इस वक्त आसानी में दिखाई दे रही है उसको हकीकी मानों में टफ टाइम दिया जा सके, एक मुश्किल उसके लिए पैदा की जा सके। इस वक्त अपोजिशन जमातों की तहरीक को लेकर कई सवालात भी उठ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन लगातार जलसों से हुकूमत पर क्या असर डाल चुकी है। क्या अपोजिशन जमातें असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे दे पाएंगी? क्या लॉन्ग मार्च से आईनी ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं? और क्या हुकूमत वाकई इस वक्त दबाव महसूस कर रही है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहब आपके वक्त के लिए। ये सबसे पहले तो ये कहेगा कि ऑपोजिशन इस वक्त राय आमा हमवार करने में मसरूफ है। कहीं जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं और आवाम को ये बताया जा रहा है कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मिसमैनेजमेंट दिखाई देती है। 2.5 साल के बाद हुकूमत के पास आवाम को दिखाने के लिए क्या है कंवल शोजब साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रेहान। देखिए, हुकूमत के पास तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन जो आप अपोजिशन का कह रही हैं कि राह आमा को हमवार करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जलसों में आम आदमी की बात नहीं होती। वहाँ से एक मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ की बेटी खड़े होकर उनका मुकदमा जो अदालतों से वो कन्विक्ट हुए हैं, उनके अदालतों के ख़िलाफ़ वो वहाँ बात करी होती हैं, अदालतों को ढेर करी होती हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं है कि उनको सज़ा दे सकें। और उनकी इस सारे जो इक़दामात थे या यहाँ से जिस तरह वो गए हैं उस सारे को जस्टिफाई करी होती हैं। इसके साथ साथ वो हिस्टोरिक फैक्ट्स इस तरह बयान करी होती हैं जैसे कि उस वक्त ना उनके वालिद की हुकूमत थी, ना क्या शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और सब कुछ कोई ख्यालाती या खलाई मखलूक कर रही थी। तो अगर उस हवाले से कहेंगे तो मेरे पास पूरी एक 99% लिस्ट है जो मुल्तान के जलसे में खड़े होकर उन्हें बात की। नहीं कंवल शोजब साहिबा, अगर मरियम नवाज साहिबा या अपोजिशन का और भी कोई रहनुमा ये बात करता है कि महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड बढ़ी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, तो इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत की किटी में क्या है? मैं बताती हूँ जी। देखें, अगर आप कह रहे हैं कि जॉबलेसनेस बढ़ी है, फॉर इंस्टेंस ये आपको मैं एक फैक्ट्स और फिगर्स बता देती हूँ। फैसलाबाद टेक्सटाइल के, जहाँ पे लूम्स जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर में फ़र्स्ट टाइम 1990 के बाद 51,000 लूम्स फ़र्स्ट टाइम चली, जिसमें से अभी 31,000 मज़ीद लगाई जा रही हैं। 2 लाख लेबर की शॉर्टेज है, जो ये बताती है कि जब डिमांड और सप्लाई डिसरप्ट होती है और डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। यानी कि वहाँ लेबर मार्केट में इस वक्त लेबर की प्राइस बढ़ गई है और वो अपनी मुंह मांगे जो भी उनके दिहाड़ी है या मजदूरी है वो वसूल कर रही हैं, और उसके साथ साथ डिमांड जनरेट हुई है तो जाहिर है कि नौकरियाँ क्रिएट हुई हैं। दूसरी तरफ आ जाए, महंगाई की बात हुई, 840 रुपए का तो मैं 20 किलो थैले लेती हूँ आटा, अगर 860 भी है तो ज़रा 20 से डिवाइड करके बताएं क्या 100 रुपए किलो आटा बनता है या 43 रुपए आटा बनता है? तो ये बात भी गलत है। 6 से 7 रुपए की रोटी है, 30 रुपए की वो कोयटा वाली बड़ी रोटी है जो 3 बंदे बैठ के खाते हैं। मरियम साहिबा ने कभी पाकिस्तान में बाजार की रोटी लेके खाई हो तो उन बेचारी को पता हो। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत गिराने के लिए इन्हीं के वालिद साहब मैदान में उतरे थे और मेमो गेट के लिए काला कोट पहन के वो गए थे कोर्ट में। पहले जो महंगाई का मामला है, जो पहले महंगाई का डिस्कोर्स है जिस पर ऑपोजिशन ड्रम बीटिंग कर रही है, जो चीनी का मामला है, खासतौर पे खान साहब ने 2 रोज पहले एक ट्वीट किया और कहा कि 20 दिन में 20 रोज में चीनी की कीमत 20 रुपए कम हो गई है, एक्समिल रेट कम हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हमने पहले तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने गलत आदाद शुमार दिए, हुकूमत को मिसगाइड किया, हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद इंपोर्ट की तो हमने इंपोर्टर्स को ड्यूटीज के ऊपर छूट दी, हमने उनको जीएसटी के ऊपर छूट दी, सेल्स टैक्स के ऊपर छूट दी, अल्टीमेटली हुकूमत का नुकसान हुआ। लेकिन उसी रेट पर जो है वो चीनी अल्टीमेटली दी जा रही है जो भी कॉमनर को 83 रुपए में मिल नहीं पा रही है। देखिए जी, रेट जो होता है ना वो ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी क्योंकि मैं इकोनॉमी जानती हूँ, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ। रेट की जो बहस आप करते हैं ये बहस ही गलत है, चाहे ये हुकूमत की तरफ से की जा रही हो चाहे आपकी तरफ से की जा रही हो। मार्केट के रेट्स हुकूमत का काम नहीं होता डिटरमिन करना, और इस इंडस्ट्री में ये जिस तरीके से पब्लिक पॉलिसी को एक्सप्लॉइट करके और चंद 17 खानदानों को सपोर्ट की गई पिछले 85 के बाद से, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत था। डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, मार्केट अपने रेट्स को डिटरमिन करती है, हुकूमत ने रेट्स डिटरमिन नहीं करने होते। कंवल साहब, 55 रुपए फी किलो चीनी मई में मिल रही थी,
जून जुलाई में वही 55 रुपए फी किलो चीनी हमने एक्सपोर्ट कर दी। आज वो चीनी हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो 72 रुपए फी किलो के हिसाब से कर रहे हैं। तो सवाल तो बनता है कि चीनी हमारे यहाँ सस्ती थी, अब हम दरामद कर रहे हैं और महंगे रेट पर कर रहे हैं, तो इसका नुकसान मेरे पेश नजर ना तो हुकूमत है ना ही ऑपोजिशन है, एक आम आदमी का सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। मैं आम आदमी के लिए ही सारी बात कर रही थी। आम आदमी को ये टेक्निकलिटीज शायद इतनी समझ ना आए जो आप उन्हें कंफ्यूज करें। मई के महीने में जब जो रेट्स थे इंटरनेशनल वो भी बताइए, और उसके बाद मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि 30% ग्लोबल रिसेशन में गई इकोनॉमी। इस वक्त जो जापान की इकोनॉमी है या यूके की इकोनॉमी -28 -29 दूसरी जंग अजीम के बाद फर्स्ट टाइम हो रही है। फूड इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में इस वक्त, और जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो महंगी हो रही है। आपकी लोकली भी अब उस तरीके से नहीं थी। दूसरा प्रोडक्शन, ये 10 दफ़ा वज़ीर आज़म बता चुके हैं कि प्रोडक्शन में और जो एक्चुअल बुक्स में दिखाया जा रहा था उसमें डिफरेंस था। अब पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमेशा गर्दन से पकड़ा गया, और जो हमारे इसाक डार साहब और उनकी पूरी रिजीम बैठी हुई थी वो कंपटीशन कमीशन पे स्टे करके बैठे हुए थे और इसको खत्म करना चाहते थे। 17 सालों में पहली दफा हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री छोड़ा गया और उसको एम्पावर किया गया कि ताकि आगे बढ़ते हैं, आजाद तरीके से तहकीकात करे और जवाब दे सके। ऑपोजिशन फाइनल राउंड खेलने के मूड में है और ये तजवीज जेर गौर है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं। हो सकता है कि 13 दिसंबर के जलसे में ये अनाउंस किया जाए कि ऑपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे देने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको नहीं लगता हुकूमत पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए जी, हमें सियासी लोग और हमने अवाम के साथ सियासत की है। हमारी नज़रियाती सियासत है, पाकिस्तान की बहबूद की सियासत है। अगर इन्होंने आखिरी राउंड खेलना है, बिस्मिल्लाह, एक दिन भी हमें ना टेंशन है ना परेशानी है, क्योंकि हमारी नीयत भी सही है और सिमत भी दुरुस्त है। इनकी ये आखिरी होगी क्योंकि ये अब लेट चुके हैं उन अपनी सियासत वाली लाशों को जिनको जिधर डालना था, ऊपर से सिर्फ अब स्लैब्स लगा के सीमेंट लगाने की देर है। ये आखिरी राउंड अगर खेलना चाहते हैं बिल्कुल खेलें, क्योंकि इनकी सियासतों का ये आखिरी राउंड है। और पाकिस्तान की आवाम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो अच्छे बुरे का फ़र्क जानते हैं। उनको पता है कि जब इनसे सवाल किए जाए, इनसे रसीदें मांगी जाएं, इनसे करप्शन के बारे में पूछा जाए और इन्हें अदालतें जब बुलाएं तो ये मफरूर और भगोड़े और इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन आगे से कभी सबूत या रसीदें लेकर नहीं आते हैं। और उन्होंने ये भी तमाशे देखे कि जब वो सुना करते थे कि इमरान और जरदारी भाई भाई, और आज हाथों में हाथ डाले हुए और तालियां बज रही होती हैं और एक जॉइंट किस्म की जो है वो मुनाफकाना सियासत हो रही होती है। लोगों ने ये सारी चीजें पिछले 30-35 सालों में अच्छी तरह देखी भी हैं और उनको याद भी है। अगर ऑपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे देती है तो आप क्या करेंगे? ऑपोजिशन के पास हम क्या करेंगे? जो लॉ बताता है, जो आइन बताता है, हम वो करेंगे। बेशक देते हैं, 100 दफा दें, हमें क्या मसला है। हम आवाम के पास वापस जाएंगे और इंशाल्लाह इस दफा जो है ना RTS भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इनके लोग नहीं मौजूद है। इलेक्शन कमीशन फ्री है। हमने इन्हें दावत दी कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, आए इसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। आया जवाब? ये शो करता है कि कंवल साहबा ऑपोजिशन ये कहती है कि जब हुकूमत हमें बुलाती है, वो फैटफ का मामला हो या कोई और मामला हो, हुकूमत उसके बाद ये कह देती है कि असल में ये तो NRO लेने के लिए आए थे। तो ऑपोजिशन कैसे जाए जब हुकूमत ये क्लेम करती है कि ऑपोजिशन तो हमारे पास NRO लेने के लिए आई थी? तो हुकूमत तो इल्जाम लगाती है NRO का। कल आपने मिफ्ता साहब की स्टेटमेंट सुनी थी, वो ज़रा दोबारा चलाइए और उसको बताएं कि वो क्या फरमा रहे थे कि हम वाकई कन्विंस थे, हम NRO ही मांगने गए थे, हम NAP को 34 अमेंडमेंट्स लेके गए थे जड़ से ख़त्म करने और इनके सारे केसेस ख़त्म करवाने के लिए जो इन्होंने एक दूसरे पे पिछले कई सालों में बनाए। लेकिन कौन आगे से स्टैंड किया? वाहिद जिस शख्स का नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। जब उन्होंने कह दिया कि NRO प्लस नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ऑपोजिशन जो ये कहती है कि बहुत दूर की बातें हैं, सेनेट इलेक्शन से पहले पहले कोई ना कोई मामला सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर 13 दिसंबर का जलसा कहा जा रहा है कि मुल्तान से 100 टाइम्स ज्यादा होगा, पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। दम इनका निकल रहा है, बुरी हालत इनकी है। 11 जमातें बुखलाहट का शिकार हैं। इकट्ठे फ्रूट चाट और जो अचार मिक्स अचार है वो सारे भी स्टेज पे खड़े हो तो एक एजेंडे पे बात नहीं कर पाते, बेचारे वही पुरानी घिसी पट्टी बातें करते हैं। ना आवाम की बात होती है, ना आवाम की फलाह की, ना कोई पाकिस्तान के डायरेक्शन सीधी करने की। जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े केसेस हैं, चाहे वो इसाक डार हो तो चाहे इनके वालिद नवाज शरीफ हो या दूसरे हो, इन्होंने मुल्क का आगे जो सत्यानाश किया, ये क्या चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं? तो इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों को वापस लाए और इनसे लूटी हुई रकम बरामद करें। करना है तो खराब किसने किया?
रेहान साहब 2 साल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए। उससे पहले जो यहाँ दूध शहद की नहरें बहती थी वो आप भी बच्चे नहीं है और मैं भी बच्ची नहीं हूँ, हमने तो एक्सपीरियंस की हुई है। अगर इस मुल्क का सत्यानाश इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया है? और अगर ये नजरियाती हैं और जमहूरी हैं तो पता नहीं फिर वो कौन होंगे, जहां नस्ल दर नस्ल लाजवाब। आपके घर से तो कोई खड़ा हो जाए तो उसको लीडर लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन इनके घर से पैम्पर वाला बच्चा भी आ जाए तो सारे उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। 50-50 साल पुराने सियासतदान और वो इनके बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े होकर जी 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 कर रहे होते हैं। इसको आप जमहूरियत कहते हैं या मौरूसियत कहते हैं? जलसे से हम इन्हें नहीं रोक रहे, जलसे से हम इन्हें नहीं रोक रहे। पार्लियामेंट में बुलाया था स्पीकर कौमी असेंबली ने, जहां से ये दौड़ गए क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं, क्योंकि इन्हें जमहूर की फिक्र नहीं है, इन्हें आवाम की फिक्र नहीं है। जलसे से आप कह रहे हैं कि नहीं रोकेंगे? आज इन्हें कुर्सी ऑफर हो जाए, बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, जाए जाके करें। रोकना होता तो पहला जलसा भी ना होता, उस वक्त ही उठा के सबको जेलों में बंद कर दिया जाता। अगर लॉन्ग मार्च होता है, दौर नहीं है जो एक बदतरीन सिविल डिक्टेटरशिप होती थी। अगर लॉन्ग मार्च होता है इस्लामाबाद की तरफ आने देंगे? लॉन्ग मार्च हुई थी ना पिछले साल लॉन्ग मार्च हुई। पिछले साल मौलाना डंडा बरदार पीली फौज के साथ तशरीफ लाए थे, बाकियों ने भी उन्हें ज्वाइन किया, वहाँ जाके गाने शाने भी गाए, बड़ी बड़ी तकरीरें भी की, लोगों की माँ बहन बेटियों को जो घरों में बैठी पर्दादार खवातीन। इस बार मौलाना अकेले नहीं आएगा कमल साहब, इस बार 11 जमातों का इत्तेहाद आ रहा है और अगर ये इत्तेहादी मिलकर डी चौक में जाते हैं तो डी चौक तक आने देंगे इनको? मौलाना साहब का वैसे भी काम रेंटल का है, वो रेंटेड क्राउड देते हैं, रेंटेड उनका वो होता है कंटेनर, बाकी उसमें खड़े होकर तकरीरें करते हैं। आप सिर्फ मुझे एक पूछ के बता दें, मैं आपसे आपके सामने एक सवाल छोड़ रही हूँ, मरियम में से, बिलावल में से, आसफा में से वज़ीर आज़म का असली उम्मीदवार कौन है? अगर उस पर ये राजी हैं तो फिर हमें बता दें, फिर हम जरा इनको सीरियस लेना शुरू कर दें। हुकूमत जाएगी 2023 में जब उसका टाइम पूरा होगा और इंशाल्लाह ताला इंटरम के बाद दोबारा इससे ज्यादा बड़ा मैंडेट लेकर आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को कायम हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन हुकूमती दावे अब तक कैसे दावे हैं, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मीर रियासत और रियाया के दरमियान बराह रास्त राब्ते के लिए कायम सिटीजन पोर्टल के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2 सालों के दौरान 30 लाख से ज्यादा अफराद ने मीर रियासत के दर पर दस्तक दी। इस दस्तक की गूंज मीर रियासत के प्रयासत के पर्दा समाज से भी टकराई थी और मीर रियासत इसका खुद एतराफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 30 लाख सवालियों में से कितनों के मसाइल हल हुए हैं, कितनी मरतबा जंजीर अदल हिलाई गई है। इसके आदाद शुमार भी रियाया के सामने रख दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से 26 लाख के करीब शिकायत निपटाई गई है। सबसे अहम बात, मीर रियासत के दर पर ऑनलाइन दस्तक देने वालों में से 19% अफराद ने लोकल इश्यूज पर म्यूनिसिपल मामलात के हवाले से शिकायत की हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि दस्तक के जवाब में मीर रियासत के इकदामात से सिर्फ 39% अफराद ही मुतमईन थे। आज मीर रियासत ने अपने इस इनकलाबी मंसूबे की तारीफ की, लेकिन अवाम इस मंसूबे के बारे में लिखते हैं। क्या अवाम मीर रियासत के इनकलाबी मंसूबे से मुतमईन है? अवाम की जुबानी आपको दिखाते हैं। नहीं, हमारे नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है कि कौन सी ऐप है। जो भी हुकूमत आती है वो बड़े बड़े दावे करती है कि जी हमारे पास ये शिकायत करें, हम करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। सर ऐप सामने आएगी तो कारामद होगी ना, अब सामने नहीं आई, हमें नहीं पता, तो मतलब आप 100 बंदों से पूछेंगे ना, एक बंदे को शायद पता हो ऐप का, अदरवाइज किसी को नहीं पता। अब कौम डिजिटल जंजीर अदल यानी सिटीजन पोर्टल से मुतमईन नहीं है, उन्हें कई शिकायत हैं, उनके सवालात हैं। इसी हवाले से मीर रियासत ने रियाया को मशवरा दिया है कि वो डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अफसरान समेत आला शख्सियात के खिलाफ शिकायत भी इसी पोर्टल पर रख सकते हैं। कहते हैं कि बड़ी जो थानेदार है, जो कि एसी है, उसकी वो जब करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें, फिर हमारा काम है कि उनसे हम जवाब तलब करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतजामी अफराद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात हो सकेंगी? क्या मीर रियासत शिकायत कुनिंदा को अफसरशाही के इंतकाम से बचा पाएंगे? क्योंकि माजी में कई मौके पर ऐसा हुआ कि जिन अफराद ने सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की, अपने दफातर की करप्शन की दास्तानें मीर रियासत की गोश गुजार की, उनकी शिकायत की फाइल्स अफसराने बाला की टेबल्स तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद
शिकायत कुनिंदगान के डेटा के गैर महफूज होने के खदशात का इजहार किया गया। जिन अफसरान के खिलाफ शिकायत की गई थी उनकी जानिब से धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स की गई, उनको विक्टिमाइज करने के हवाले से बराह रास्त उन्हें धमकाया गया कि वो अपनी शिकायत को वापस ले लें। क्या मीर रियासत रियाया को जंजीर अदल हिलाने का मशवरा देने के साथ साथ उनकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम भी उठाएंगे? मीर रियासत के दरबार पर सबसे ज्यादा शिकायत जो सामने आई है वो बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक है। जो शिकायत गली मोहल्ले और कस्बे में हल हो जाना थी वो मसाइल मरकज तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह मुल्क में बल्दियाती निज़ाम का ना होना है। सियासी जमातें मकामी निज़ाम हुकूमत को जमहूरियत की बुनियादी इकाई समझती हैं, जिसके बगैर जमहूरियत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार नहीं हो सकती है। लेकिन इन्हीं सियासी जमातों ने इस निज़ाम का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल भी किया है, इस निज़ाम को कमजोर किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पुराने बल्दियाती निज़ाम की बजाय एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान किया। हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। हम अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं और इसकी जैसी इलेक्शन होगी ये बिल्कुल एक इनकलाब आ जाएगा। गांव के लोग अपने लोकल नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फंड उन लोगों को जाएगा। अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। लोगों के मसले शहर के अंदर हल होंगे, जो कि लंदन में होता है और पेरिस में होता है। वज़ीर आज़म बार बार लंदन और पेरिस की मिसालें देते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि वज़ीर आज़म ने नए बल्दियाती निज़ाम का कौम से वादा किया हो। इससे कबल भी कई बार वज़ीर आज़म इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात करते रहे हैं, लेकिन आज 2.5 सालों के बाद भी महज ऐलानात, वादे और इरादे ही बताए जा रहे हैं। कोई अमली इकदामात सामने नहीं आया। पहले कभी भी इस तरह का सिस्टम नहीं आया। हमारा सबसे कामयाब बल्दियात के अंदर जो एक्सपेरिमेंट था वो विलेज काउंसिल्स का था। जो इलेक्शन था वो नॉन पार्टी बेस पे होता था। जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फैसले रखेंगे, वो फैसले गलत होते हैं। इस बार हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। ये सिस्टम ही गलत है, ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। अब हुकूमत के 2.5 सालों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो इस असना के दौरान पंजाब में बल्दियाती निज़ाम खत्म कर दिया गया है। सिंध में यही निज़ाम तनाज़ात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात गुज़श्ता 15 माह से ताखीर का शिकार हैं, जबकि इस ताखीर पर अदालत की जानिब से सरजनिश भी की जा चुकी है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर सूबाई हुकूमत को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबा भी दे रखा है। वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतखाबात में न्यूयॉर्क, तेहरान, लंदन वगैरह के हवाले देते हैं, लेकिन अब वक्त हवालों और दावों से आगे निकलकर काम करने का है। वादे, ऐलानात और दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि इस निज़ाम का मुकम्मल खाका जल्द सामने लाकर चंद माह के अंदर इंतखाबात कराए जाएं ताकि मज़कूरा विजन को अमली सूरत दी जा सके। बुनियादी बात यह है कि इंतखाबात शफाफ हो और सही मानों में मकामी क़यादत सामने आकर अपने गली मोहल्लों और शहर की खिदमत और तर्जुमानी करे। लेकिन बात तब आगे बढ़ेगी जब मीर रियासत खुद बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा होंगे। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन के इल्जामात की जद में क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे इस्म इख्तिलाफ अकरम खान दुरानी कोरोना फंड्स में घपलों और बेज़ाब्तगियों के सबूत सामने ले आए हैं। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो कोरोना फंड्स थे उसमें ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। और उनका यह भी कहना है कि एक होटल के अंदर शौकत खानम के जो स्टाफ है उसको ठहराने के लिए 1,58,00,000 से ज़ायद की रकम खर्च हुई है। PPE किट्स खरीदने में कितनी रकम सर्फ हुई है और किस तरह मनपसंद अफराद को नवाजने के बाद हुकूमती खजाने को टीका लगाया गया है, वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उनकी एक झलक आपको दिखाता है। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने कोरोना बीमारी की आड़ में बेइंतहा करप्शन, बेकायदिया, बदइंतजामी शुरू की है। फंड्स भी गैर मुतालिका और गैर जिम्मेदार लोगों को जारी किए जा रहे हैं। अस्पतालों की कोई मुनासिब इंतजामात नजर नहीं आ रहे और सिर्फ ज़बानी कलामी तौर पर बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं। KP असम्बली में कायदे इस्म इख्तिलाफ अकरम खान दुरानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। कोरोना फंड्स में बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं, मनपसंद अफराद को ठेके देकर उन्हें नवाजा जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि अकरम खान दुरानी साहब की जानिब से असम्बली के फ्लोर पर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इल्जामात आयद किए गए हैं, बराह रास्त वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से करप्शन की गई है और कुछ ऐसे फंड्स हैं जो लैप्स हो गए हैं
और साथ ही साथ शौकत यूसुफजई साहब, आपका नाम उन्होंने लिया है कि आप तो कह रहे थे कि 15 आइटम्स में करप्शन के सबूत सामने रखें, मैं 50 आइटम्स में सबूत सामने ले आया हूं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबूत उनके पास होते ना तो वो सुन भी लेते बात। मसला ये है कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, जो प्रिलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, जो पार्लिमानी सियासत को समझता है, तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स होती है उसमें ये बताया जाता है कि जी ये चीज़ें वो निशानदेही करते हैं, या उनको उस वक्त जब वो ऑडिट करते हैं तो उस वक्त उनके पास पूरी रिपोर्ट्स नहीं होती है, तो उसमें लिख देते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बाद में जब वो महकमे के साथ बैठ जाते हैं तो महकमा उनको प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास आती है, जिसमें अपोजिशन के लोग होते हैं, और उसमें उसके बाद जो है ना वो फिर वहां पर तय किया जाता है कि वाकई कोई चीज इसमें है या नहीं। मतलब वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ के मास्क खरीदे गए, 26,000 का एक टेम्परेचर मीटर लिया गया। बात सुन रहे ना, अब ये तो देखे ना, अब वो अपनी फिगर तो देते रहे ना, लेकिन हमसे कहा कि हमें भी दे दें ना, हमें भी दे दें और बताएं कहाँ से ये क्या फिगर्स हैं, कहाँ से आई हैं। जब वो अच्छा, अभी तक वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूत आप तक नहीं पहुंचे शौकत यूसुफजई साहब? नहीं, गलत बता रहा है वो, अपने खुद साख्त बता रहा है। कहते हैं मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए हैं, 6 करोड़ 55 लाख रुपए की रकम इस्तेमाल ही नहीं हुई है। सर ये देखें, यहाँ पे ई टेंडरिंग सिस्टम है। ई टेंडर सिस्टम जो है ना, उसमें ना तो कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। ये पाकिस्तान में जब से हमारी हुकूमत आई है, हमने ई टेंडर सिस्टम राइट किया। उसमें लोएस्ट बिडर जो होता है ना उसको ठेका मिलता है, और उसमें किसी किस्म की कोई ना सिफारिश चल सकती है, क्योंकि ई टेंडरिंग है। अब ये ऐसी चीज और सर ये जो शौकत खानम की टीम को होटल में स्टे कराया है और उस पर 1 करोड़ 58 लाख का खर्च आया, ये क्या है मामला सर? देखिए मेरी बात सुने ना, ये बड़ा आसान होता है। ये कब से लगे हुए हैं कि जी बीआरटी में करप्शन हुई है, कोई एक पैसे का सबूत लेकर आए हैं? आप ये कब से कह रहे हैं कि बीआरटी जो है, बीआरटी स्टे वापस ले ले हुकूमत? नहीं, स्टे तो खत्म है, स्टे तो अब नहीं है। हमारे स्टे से क्या ताल्लुक है? स्टे तो उस वक्त के लिए था जब हम कह रहे थे कि हम एक महीना अब तो कंप्लीशन हो गई, अब तो बीआरटी ट्रैक पर चल भी रही है। अभी इसका मतलब ये है कि अकरम दुरानी साहब डिफेम कर रहे हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी हुकूमत को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। अकरम दुरानी साहब, अगर ये गलत आदाद शुमार है तो फिर आप सू करेंगे कोर्ट में? बिल्कुल, ये सिर्फ उनको पता है कि मीडिया के लिए तो एक चीज चाहिए, फीडिंग। बाद में कौन इसको साबित करेगा, कौन नहीं साबित करेगा, उन्होंने कहना था कह दिया। और देखिए आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते कि जब उन्होंने एक आम सा, यानी कि उसको कहते हैं तवज्जो दिलाओ नोटिस, तवज्जो दिलाओ नोटिस पे जो है ना 1.5 घंटे स्पीच नहीं की जा सकती है। नहीं तो तवज्जो दिलाओ नोटिस ये होता है जो पार्लियामानी सियासत समझता है, जिन्होंने रिपोर्टिंग की हो, जब एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाए फिर जवाब सुने। वो जवाब नहीं सुन रहा था, आखिर वक्त तक वो जवाब नहीं सुन रहा था। सर आप कोई कानूनी चाराजोई करेंगे की बात करनी? नहीं, अब देखिए असेंबली के अंदर जो होता है ना, असेंबली के अंदर ये चीजें होती हैं। अपोजिशन जो फिगर्स दिए हैं उसका कोई न सर था न पैर था, न ये पता ऑडिट रिपोर्ट्स कहाँ से आई है, किसने दिए, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक वो क्रिएट करना था एक माहौल। नहीं, लेकिन अगर ये इल्जामात सर झूठ का पलंदा है जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर आपको कानूनी चाराजोई नहीं करनी चाहिए। डिफेम करने की कोशिश की, आपका तो नाम भी लिया उन्होंने, और पीकेपी हुकूमत के ऊपर कोरोना फंड्स पर बेज़ाब्तियों का इल्जाम लिया था। देखिए कल की जो असेंबली इजलास था ना, उसमें जब इन्होंने बात की कि मैंने कहा कि तुम इल्जामात लगा रहे हो, आपके पास कोई सबूत है तो आज भी 4 दफा उठा। मैंने कहा अकरम दुरानी साहब, आप जो फिगर बता रहे हैं मुझे प्लीज उसके सबूत तो दे देना। तो वो किसी चीज पे तवज्जो नहीं दे। स्पीकर उनको बार बार कह रहे थे कि अच्छा आपने अपनी बात कर ली, अब हुकूमत की तरफ से जवाब सुन ले। वो शोर मचाते रहे। इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन होते हुए उन्होंने जो आज हरकत की है, मेरे ख्याल से मैं तो खुद हैरान था। एक बंदा चीफ मिनिस्टर और इस पे आपको एक कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते हैं? नहीं, हमने हम ये क्या है, क्या चीज इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे चाराजोई, क्या करें? वो ऑलरेडी वैसे ही इतने लांजों में फंसे हुए हैं, नैब के इतने केसेस हैं मेरे ख्याल से, और उन पे क्या बर्डन डालेंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सोशल मीडिया के लिए नए कवानीन किस तरह आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। इस मामले को उठाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खासतौर पर इस पर सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। आज़ादी इजहार राय को किस तरह हुकूमत की जानिब से रोका जा रहा है, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
रवा साल फरवरी में हुकूमत ने नए सोशल मीडिया कवानीन मुतारिफ कराए, जिनमें आम सारिफीन से लेकर सोशल मीडिया कंपनीज को खुसूसी हिदायत जारी की गई। इन हिदायत पर आज तक किस हद तक अमल दरामद हुआ है, ये एक अलग से बहस है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गुज़श्ता माही तरमीम शुदा सोशल मीडिया कवायद का नोटिफिकेशन जारी किया था। ताहम पाकिस्तान बार काउंसिल, इंटरनेट की खिदमात फराहम करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने नए कवायद को मुस्तरद करते हुए उन्हें आज़ादी इजहार राय और शख्सी आज़ादियों के खिलाफ करार दिया था। लेकिन इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से बनाए गए नए सोशल मीडिया कवायद के हवाले से केस की समाअत की है। अदालत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए पर बरहमी का इजहार करते हुए अथॉरिटी को हिदायत जारी की आइंदा समाअत पर मुतमईन करे कि कवायद किस तरह आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम नहीं है। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर सोशल मीडिया कवायद से तनकीद की हौसला शिकनी हुई तो यह एहतसाब की हौसला शिकनी होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए अथॉरिटी के वकील को आज़ादी इजहार के हवाले से इंडिया की मिसाल देने से रोक दिया। उन्होंने वकील को हिदायत की कि यहाँ इंडिया का जिक्र ना करें। हम बड़े क्लियर हैं कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। अगर इंडिया गलत कर रहा है तो हम भी गलत करना शुरू कर दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि ऐसे कवायद बनाने की तजवीज़ किसने दी और किस अथॉरिटी ने इन्हें मंजूर किया। चीफ जस्टिस ने पीटीए से कहा कि तनकीद की हौसला अफजाई करे, ना कि हौसला शिकनी, क्योंकि ये इजहार राय का अहम तरीन जुज है। कोई भी कानून और तनकीद से बालातर नहीं है। अदालत में पीटीए के वकील कोई भी जवाबी दलील नहीं दे सके। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालती फैसलों के हवाले से भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने तनकीद और एहतसाब की खुलकर तशरीह भी की है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालती फैसलों पर भी तनकीद हो सकती है, सिर्फ फेयर ट्रायल मुतासर नहीं होना चाहिए। जब अदालती फैसले पब्लिक हो जाए तो तनकीद पर तौहीन अदालत भी नहीं बनती है। जमहूरियत के लिए तनकीद बहुत ज़रूरी है। 21वीं सदी में तनकीद बंद करेंगे तो नुकसान होगा। इस केस में पाकिस्तान बार काउंसिल ने अहम आईनी नकात की निशानदेही की है, जो इस कानून साजी को आईनी और जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार दे सकते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए कवानीन में कई दीगर एतराज़ात की निशानदेही भी की है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के एतराज़ात मुनासिब हैं। यह अदालत क्यों एहतसाब से डरे, ना कोई कानून से बालातर है ना तनकीद से बालातर है। जब आप सुकुम छोड़ेंगे तो मसाइल भी होंगे। ये कवायद भी माइंडसेट की निशानदेही कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखें, यहाँ एक आइन है और जमहूरियत है। अदालत ने पीटीए से दोबारा जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। हमने इससे कबल भी सोशल मीडिया कवानीन पर जो नुक्ता उठाया था वो आज़ादी इजहार राय से मुताल्लिक था, क्योंकि ये कवायद शहरियों की शख्सी तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती मालूमात को ख़तरे में डाल रहे हैं और आज़ादी इजहार के खिलाफ भी हैं। नए सोशल मीडिया कवानीन दरअसल मीडिया को खामोश कराने, आज़ादी इजहार राय और शहरियों के डिजिटल हुकूक को सल्ब करने के मुतरादिफ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपने इस मंसूबे पर नज़रसानी करे, क्योंकि ये कवानीन जहाँ जमहूरी इक़दार के मुनाफी हैं, वही इन कवानीन के बाइस डिजिटल इकॉनमी को भी खतरात लाक हैं। एक ऐसा मुल्क जो डिजिटल पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, जहां ऑनलाइन कारोबार के लिए नौजवानों की हौसला अफजाई की जा रही है। अब एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। क्रिकेट, जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, जहां चौकों और छक्कों, बॉलिंग और फील्डिंग के दौरान कभी कभार तल्ख कलामी की नौबत आ जाती है। लेकिन ये तल्ख कलामी और लफ्जी गोलाबारी खेल के मैदान तक ही महदूद रहती है। ड्रेसिंग रूम्स और होटल के कमरों में हरीफ टीमों के खिलाड़ियों की दोस्तियां ज़बान ज़द-ए-आम होती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट रही है। इसके बावजूद दोनों ममालिक के खिलाड़ियों के ताल्लुकात ताहयात रहते हैं। श्रीलंका में प्रीमियर लीग के लिए मैदान सजे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह अफगान क्रिकेटर्स भी फ्रेंचाइजीज का हिस्सा बने। लेकिन इसी दौरान एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जब अफगान खिलाड़ी नवीनुल हक और पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। Down the ground, has he got 6 runs? I think he has. That's a good shot. It takes a little long. Show up and try and take his team through. How Afridi's having a go. He wants to know what's going on. कैनेडी टस्कर्स के अफगानी बॉलर ने गाल ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलने वाले मोहम्मद आमिर पर तंज किया। मैच खत्म होते ही दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ताहम आमने सामने आने पर दीगर खिलाड़ियों और एम्पायर्स ने दोनों को दूर किया, मामला रफा दफा कराया। मैच के बाद दोनों टीमें आपस में मुसाफा करने लगी तो नवीनुल हक के करीब आने पर शाहिद आफरीदी की मुस्कुराहट जैसे गुस्से में तब्दील हो गई और आफरीदी ने नवीनुल हक को घूरते हुए कुछ कहा, जिस पर अफगान खिलाड़ी खामोशी से आगे बढ़ गया। शाहिद आफरीदी ने अफगान खिलाड़ी की मोहम्मद आमिर से तल्ख कलामी से मुताल्लिक एक ट्वीट की और ट्वीट में कहा कि मैं नौजवान खिलाड़ियों को एक मशवरा दूंगा कि आराम से गेम खेलें और बदकलामी से परहेज करें। शाहिद आफरीदी ने कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में मेरे बहुत से दोस्त हैं और हमारे ताल्लुकात भी खुशगवार हैं। साथी खिलाड़ी और हरीफ टीम की इज्जत करना खेल का बुनियादी हुसूल है। शाहिद आफरीदी के ट्वीट के जवाब में नवीनुल हक ने एक ट्वीट की और अपनी ट्वीट में कहा कि मैं हमेशा नसीहत लेने और इज्जत देने के लिए तैयार हूं। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन कोई आपको ये कहे कि तुम लोग हमारी जूती के नीचे हो और वहीं रहोगे,
तो वो सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की भी बात कर रहा होता है। शाहिद अफरीदी की नसीहत के जवाब में ऐसी बात करना यकीनन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से ऐसा रवैया को पहली बार नहीं देखा गया है, बल्कि इससे कबल दोनों ममालिक की टीमों और तमाशाइयों के दरमियान नाखुशगवार वाकयात पेश आ चुके हैं। जून 2019 में हेडिंगले लीड्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले वर्ल्ड कप मैच के दौरान दोनों ममालिक के शायकीन आपस में लड़ पड़े थे। हुआ यूं था कि अपनी टीम की विकेटें गिरती देखकर अफगान तमाशाई तैश में आ गए थे और उन्होंने जश्न मनाते पाकिस्तानियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी तमाशाई टिकट ना मिलने की वजह से ग्राउंड के बाहर मौजूद थे और अफगान बल्लेबाज की तीसरी विकेट गिरने पर पाकिस्तानी तमाशाई खुशी से झूम रहे थे। इसी दौरान तैश में आकर अफगान तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी नौजवानों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इस मौके पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुदाखलत करके हंगामा आराई करने पर 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके स्टेडियम से बाहर भी कर दिया था। अब श्रीलंका में होने वाले इस वाक़े के बाद जरूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक के क्रिकेट हुक्काम आपस में बैठकर तल्ख कलामियों को और इन तल्खियों को दूर करने की कोशिश करें, एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार करें, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जाए। पाकिस्तान अफगान अवाम और अफगान क्रिकेट टीम के लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात रखता है। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि काबुल में क्रिकेट के मैदान आबाद हों और वहाँ का टैलेंट दुनिया के सामने आए। अफगान क्रिकेट टीम हुक्काम को भी खिलाड़ियों में ऐसे ही रवैये फैलाएंगे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में खेल से ज़्यादा इंसानी रवैयों को देखा जाता है। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।